साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्तमान स्वरूप में जो अपन स्वरूप देख रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, इसकी एक लंबी यात्रा रही है। साइंस टेक ने एक लंबी यात्रा की है इंडिया में, और प्रेजेंट टाइम में जो आपको साइंस टेक दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ नीतियां हैं जिन्हें विज्ञान नीतियों के नाम से या साइंस पॉलिसीज़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये एक रोचक विषय है। साइंस पॉलिसी ये डेवलपमेंट को समझाता है कि 1947 से लेकर यहाँ तक का साइंस और टेक का डेवलपमेंट कैसा हुआ। तो आइए आज इस रोचक मुद्दे पे बात करते हैं। मैं अंकित सिंह साइंस एंड टेक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वर्निक्स के माध्यम से आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूं। तो स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बात करेंगे साइंस पॉलिसीज की, विज्ञान नीतियों की बात करेंगे। अब साइंस पॉलिसीज या विज्ञान नीतियां हैं क्या? ये किसी भी कार्य करने से पहले कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो अब साइंस की फील्ड में भी कुछ काम करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी। तो कुछ मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, पुराने लेक्चर्स में अपन देख चुके हैं। यहां पे जो आज से जो लेक्चर स्टार्ट होगा, क्योंकि अब ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के लेक्चर्स है थोड़े से, इसके मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें और उनको याद कर सकें। मैं आपको यहाँ पे इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारे बिंदु साइंस पॉलिसीज के याद रहेंगे। आगे बात करते हैं साइंस पॉलिसीज की। तो ये पॉलिसीज बनी कहाँ से हैं, कैसा बन के इनका स्वरूप यहाँ तक पहुंचा है, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वरूप साइंस पॉलिसीज के माध्यम से यहाँ तक कैसे पहुंचा है। तो पहले पर बात करते हैं 1947 की। 1947 जब आज़ादी हो चुकी थी, मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में कि वैक्यूम सा क्रिएट था, एक निर्वात सा क्रिएट था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। क्यों क्रिएट था? कि जो एंशिएंट नॉलेज है, प्राचीन ज्ञान है, वो लोग भूल चुके थे। बीच में जो मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन पर लोगों ने ज्यादा अपना रुझान नहीं दिखाया। बाहर से टेक्नोलॉजी तो लगातार आई, मगर यहाँ के लोगों ने उस समय तक गुलाम थे तो ज्यादा रुझान उस पर दिखाया नहीं। तो साइंस और टेक डिक्लाइन फेज से यहां से गुजर रहा था 1947 में। अब साइंस टेक चूंकि किसी भी देश के विकास के लिए या किसी भी नेशन के विकास के लिए बहुत जरूरी है साइंस और टेक। भाई पहले तो आप किसी से उधार ले रहे थे, मगर लंबे समय तक उधार आप नहीं ले सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई। तो यहां पे हिस्ट्री में देखने को मिलेगा 1958 उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो दृष्टिकोण था, इनका जो विजन जो था, ये साइंटिफिक विजन था। दृष्टिकोण इनका व्यापक था साइंस के क्षेत्र में। तो इन्होंने 1948 में पार्लियामेंट में एक स्पीच दी। जो पार्लियामेंट में स्पीच दी, उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं पॉइंट को बेस बनाकर, आधार बनाकर पहली साइंस पॉलिसी इजाद की गई 1958 की। यहां से शुरुआत होती है भारत में साइंस और टेक की एक लंबी यात्रा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ मैंने साइंस पॉलिसीज के बारे में कुछ की पॉइंट बना के रखे हैं जो आपको याद करने में बहुत आसान होंगे। इन पॉइंट्स को मैं यहां समझाऊंगा। पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए तो फिर आगे बात करते हैं साइंस, पहली साइंस पॉलिसी 1958 की। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने हेडिंग भी डाली, साइंस पॉलिसी विज्ञान नीति 1958। तो उससे कुछ पॉइंट सुझाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, मैंने कुछ कीवर्ड टाइप में लिखा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। प्रौद्योगिकी विकास, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। इंग्लिश बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। अभी यहां भूल जाते हैं, इन दो शब्दों पर ध्यान देते हैं। एक है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, और दूसरा है नेचुरल रिसोर्स। ये तो समझ में आ रहा है कि नेचुरल रिसोर्स, ऑयल, पेट्रोलियम, सबको बोला गया। रिसोर्स क्यों बोला गया? आपने कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा होगा आपने कि ह्यूमन को भी रिसोर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में एक योगदान करता है। तो ह्यूमन को भी यहां पर बोला गया क्या? रिसोर्स। जरा गौर से आप देखें, मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप बनाया है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी विकास, जुड़ा हुआ है या मिलके बना हुआ है मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। कहने का मतलब यहां पर यह होता है कि मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं?
प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत बेसिक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज आपके पास कोयला बहुत है, मगर आपसे कोयले से बिजली बनाते नहीं बन रही है। कोयला है तो ये होगी आपका क्या, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। निकालने के लिए कुछ आपको चाहिए, वो है ह्यूमन। हाँ, मगर उससे आपसे बिजली बनाते नहीं बन रही है, इसका मतलब यह हुआ वो कोयला आपके लिए एक पत्थर मात्र हुआ। इसका मतलब जब इन दोनों का मिलन होगा, जब दोनों ये मिलेंगे, किसके माध्यम से मिलेंगे, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मिलेंगे। आपकी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप्ड है, उसके माध्यम से ये दोनों आपस में मिलेंगे। कहने का साफ मतलब है कि किसी भी राष्ट्र के, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तब उसी के माध्यम से ह्यूमन और नेचुरल दोनों आपस में मिलके उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे या उसको डेवलप करने में आगे योगदान देंगे। तो यहां पे पहला पॉइंट सुझाया गया था कि मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के मध्य एक परस्पर संबंध होता है, एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप बेस्ड होता है किसके ऊपर, प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। आइए आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखें तो जो स्पीच में सेकंड पॉइंट सुझाया गया था कि देश में वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति एवं वैज्ञानिक वातावरण तैयार करना, इन द कंट्री साइंटिफिक एजुकेशन एंड साइंटिफिक एनवायरनमेंट। किसी भी देश के विकास के लिए, अब ये आपको बात समझ में आ गई है कि साइंस और टेक का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, या साइंस और टेक का होना बहुत जरूरी है। अब होगा कैसे, तो वहां पे वैज्ञानिक शिक्षा, साइंटिफिक स्टडी आपको देनी पड़ेगी, या साइंटिफिक आपको एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि 1947 के बाद लोग बहुत रूढ़िवादी थे। कोई कार्य हो रहा है, कोई बीमारी आ रही, लोगों ने बोला प्रकोप है। क्योंकि दृष्टिकोण या विजन उनका साइंटिफिक नहीं था। धीरे धीरे विजन उनका साइंटिफिक होना शुरू हुआ, तब जाके लोगों को उसके बारे में जानकारी लगी। तो इस बिंदु में यही सुझाया गया है कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनका दृष्टिकोण व्यापक हो किस क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, और साथ में साइंटिफिक एजुकेशन, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को भी यहां पर लागू किया गया। आगे इसमें बात करते हैं देश में शोध संस्थानों की स्थापना। शोध संस्थान, रिसर्च और डेवलपमेंट, जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं रिसर्च और डेवलपमेंट, वो एस्टेब्लिश किए जाएं। अब क्यों किए जाएं, जब तक आपके पास संस्थान नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे, साइंस और टेक का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप देखिए पहली साइंस पॉलिसी में ही ये बता दिया गया था कि आपके पास शोध संस्थान, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही आपके वैज्ञानिक, जो आपके छात्र रहेंगे, वो वैज्ञानिक बन के बाहर निकलेंगे। जब तक आपके पास ये संस्थान नहीं है तो आप इस फील्ड में, साइंस और टेक की फील्ड में ज्यादा कुछ अच्छा कार्य नहीं कर सकते। आगे देखें, आगे 1958 की इस पॉलिसी में एक बात और बताई गई कि जो आपकी रिसर्च है, जो आपका शोध विकास कार्य है, वो ऐसा होना चाहिए कि जन सामान्य की पहुंच में हो। ये देखिए आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो रीच इन कॉमन मैन। कॉमन मैन से यहां पे मतलब है 1947 की बात है, तो आपका शोध ऐसा हो कि सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। 1958 में अब आप बात करें भाई HIV एड्स एरेडिकेशन, एड्स नियंत्रण या एड्स उन्मूलन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अब आप देखें बात कब की है, 58 की बात है, और मैं शोध संस्थान, रिसर्च और डेवलपमेंट जोर किसके ऊपर दे रहा हूं, किसी पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर। उस समय, इस समय ये डिसीज उतनी समस्या वाली नहीं है जितनी की वर्तमान उस समय की समस्याएं। जैसे उस समय लोगों को क्या चाहिए, लोगों को खेती किसानी के लिए अच्छे बीज, सिंचाई के लिए अच्छे यंत्र, मशीन उनको चाहिए। जितने भी उद्योग धंधे, उनको मशीन चाहिए थी। अब मैं उस समय बात करूं कि भाई इसकी, ठीक है, वो वहां पे वो आगे की बात है, मगर स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए, ये बेसिक चीजें जब आपको चाहिए तब जाके आप डेवलपमेंट आप कर पाएंगे। तो यहां पे बात की गई है कि शोध विकास कार्य ऐसा हो, रिसर्च और डेवलपमेंट ऐसा हो जिसकी पहुंच आम आदमी तक हो। सपोज किसी ने कोई गेहूं की नई वैरायटी बनाई, नई प्रजाति को बनाया, तो ये एक आम आदमी तक पहुंची। क्योंकि जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी तो आम आदमी उसका समर्थन नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसके काम का कुछ हो ही नहीं रहा है। कि आम आदमी तक कुछ ऐसे शोध होने चाहिए जो उन तक ये पहुंचे। सपोज
खेती के लिए ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, ट्रैक्टर इन्वेंट हुआ, हार्वेस्टर बना, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, वहां पे रिसर्च हुआ, वहां पे इंस्ट्रूमेंट बना, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, सीधा फायदा हुआ किसको? फार्मर्स को, किसान को। तो शोध संस्थान या शोध विकास कार्य ऐसे हों जो आम आदमी की पहुंच में हो। तो ये 1958 में पॉलिसी में ये बात कही गई थी। आगे देखते हैं, 5th नंबर मैंने यहां लिखा, देखिए आप, एक मैंने ट्राइंगल बनाया है, जरा गौर से आप देखिए इस ट्राइंगल को। यहां पे बोला गया है साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और सिविलियंस, वैज्ञानिक, उद्योगपति और नागरिक, इनके बीच में ट्राइगोनल रिलेशनशिप की बात की है, त्रिकोणीय संबंध की बात की है। तो मैंने भी उसको ट्राइंगल के माध्यम से समझाने की यहां कोशिश की है। गौर से जरा आप यहां देखें, किस किस के बीच में? वैज्ञानिक, उद्योगपति और नागरिक के बीच में एक संबंध, एक त्रिकोणीय संबंध की बात की है। अब इसका मतलब क्या, जरा आप समझें। वैज्ञानिक, इसके पास इतना पैसा नहीं है कि खुद की इंडस्ट्री लगा ली। सपोज मैंने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, सपोज ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई एक उपकरण है। अब जो मैंने इस उपकरण को जब बनाया है, मैं चूंकि हूं साइंटिस्ट, मैंने इसको बना दिया। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको बल्क में तैयार करूं, बल्कि में इन द सेंस कि मैं इतनी अधिक मात्रा में ये तैयार करूं कि आम आदमियों तक ये पहुंच पाए। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या मैंने ये पेन किसी लेबोरेटरी में बनाया है, किसी प्रयोगशाला में बनाया है, वो लेबोरेटरी मेरी नहीं थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उस लेबोरेटरी को मैं खरीद सकता। हाँ, मेरे पास दिमाग था, मेरे पास नॉलेज था, मैंने इसको बना दिया। अब मेरे नॉलेज का यूज कौन करेगा? वो करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति वो यूज करेगा। मैंने इस मार्कर को बनाया, मैं 4 उद्योगपतियों के पास गया, मैंने बोला भाई मैंने ये एक मार्कर बनाया है, क्या आप इसमें रुचि दिखाएंगे? उन्होंने बोला हाँ, इसको हम बेचेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो लार्ज प्रोडक्शन वहां पे उसने किया, उद्योगपति ने किया। उद्योगपति इसको बना नहीं पा रहा था, तो नॉलेज इसके पास था, उसका यूज किया किसने? उद्योगपति ने यूज किया। जब यहां से ये दोनों मिले तो फायदा किसको हुआ? आम नागरिकों को उसका फायदा होना शुरू हुआ। तो त्रिकोणीय संबंध की इसमें बात की है। त्रिकोणीय संबंध से मतलब यहां पर ये है, ये 3 जो लोग हैं ये आपस में एक साथ मिले हुए हैं, तब जाके कोई भी चीज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है आम लोगों तक पहुंचेगा। तो वैज्ञानिक, उद्योगपति और नागरिक, तो यहां पे बात की गई है कि वैज्ञानिक, उद्योगपति और नागरिकों के त्रिकोणीय संबंध की, ये 58 में ही उसी का ही पॉइंट है, उसी में ये बता दिया गया था, साइंस पॉलिसी में ही ये बता दिया गया था। ठीक है, इसका अंतिम बिंदु अपन देखते हैं। हां, पुरुषों और महिलाओं के कौशल को प्रोत्साहन देना। हां, यहां पे 58 में बात की थी, एम्पावरमेंट की बात भी हुई थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी हुई थी, महिला सशक्तिकरण की बात भी यहां पर हुई थी। यहां पर यह बोला गया था कि जो आम लोग जो हैं, इंडियंस जो हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, उसके पास कोई आर्ट है, उसके पास कोई कौशल है, उस कौशल को कैसे डेवलप करना है, साथ ही वो कौशल वो कैसे काम करेगा साइंस और टेक के डेवलपमेंट के लिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो ये भी बात की गई थी 1958 में। तो आप यदि बोर्ड पे देख पा रहे हो, यदि आप कहीं पे उठा के आप देखोगे, बुक्स वगैरह में देखोगे, तो आपको थोड़ा डिटेल में मिलेंगे। मैंने उनको समराइज करके बताया है आपको। आप इस 6 पॉइंट, इसी की पॉइंट में आप याद रखेंगे तो आप आसानी से समझ के इसको आप लिख पाएंगे। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, जल्दी से आप एक बार आप देखें। 58 पॉलिसी है, फर्स्ट साइंस पॉलिसी यहीं से स्टार्ट हुई थी, जो स्पीच दी थी पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्हीं के पॉइंट, उन्हीं के जो बिंदु थे, उनको की पॉइंट बना दिया और बोला क्या गया? साइंस पॉलिसी 1958। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट साइंस पॉलिसी की। बात करते हैं फर्स्ट साइंस पॉलिसी में अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। पहला ने क्या बोला? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी विकास। ये किससे जुड़ा हुआ है? इन दोनों से ये जुड़ा हुआ है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स जब आपस में मिलेंगे और टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, तब उसका आप यूज कर पाओगे। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था। पेट्रोलियम को आपको निकालना है, जब तक ठीक है आपके पास लोग हैं, आपके पास पेट्रोलियम है, नेचुरल रिसोर्स भी है, लोग भी हैं, मगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं या टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो आपका तेल, वो आपका पेट्रोलियम ऑयल पानी के समान है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इनके लिए क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेकंड बात की, 58 की बात की, थोड़ी रूढ़िवादी लोग थे, यहां पे क्या होना चाहिए?
वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और उसका एनवायरमेंट, साइंटिफिक एजुकेशन एनवायरमेंट आपको तैयार करना होगा, क्योंकि 58 से अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला, एनवायरमेंट के लिए क्या चाहिए होंगे आपको, कुछ आपको शोध संस्थान चाहिए होंगे, R&D ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए होंगे। इसके लिए आगे बात की गई है, शोध विकास कार्य ऐसा हो, जो रिसर्च और डेवलपमेंट ऐसा हो जिसकी पहुंच आम आदमी तक हो। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि आप गौर से इनको समझ पा रहे हैं। यहां पे बात की गई ट्राइगोनल रिलेशनशिप की, किन किन के बीच में, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और सिविलियंस के बीच में, वैज्ञानिक, उद्योगपति और नागरिकों के बीच में त्रिकोणीय संबंध की बात की। और अंतिम बात यह की गई कि पुरुष और महिलाएं, मेल और फीमेल, यदि उनके पास कोई आर्ट है, कोई कला है, तो उसको कैसे आपको निखारना है, जो योगदान दे सके किसमें, साइंस और टेक के डेवलपमेंट में। तो ये थी यहां पर फर्स्ट साइंस पॉलिसी जो 1958 में आई, और ये थी उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आप बिंदुओं को एक दो बार देखेंगे, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, तो ये आपको याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं सेकंड साइंस पॉलिसी की। फर्स्ट साइंस पॉलिसी जो 1958 में बनी थी, उसके बाद लगभग 25 साल के इंटरवल के बाद 1983 को सेकंड पॉलिसी आई। उस समय के पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनने इस पॉलिसी को अनाउंस किया। ये भी पूरी पॉलिसी साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड थी। अब चूंकि 58 से 83 आते आते यहां पर चुनौतियां बदलती गई, तो पॉलिसीज के कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट भी सारे के सारे बदलते गए। तो यहां देखें, सेकंड साइंस पॉलिसी के कुछ आपको पॉइंट एरो में आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ मैंने कुछ ग्रीन कलर में कर दिया है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये डिटेल पॉइंट से छांट के अपन ने शॉर्ट पॉइंट बना लिए हैं, ताकि अपने को पढ़ने, समझने और आंसर राइटिंग करते समय आसानी हो। तो बात करते हैं सेकंड साइंस पॉलिसी कब, 1983। उस समय पीएम कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी। अप्रोच कैसी, साइंटिफिक अप्रोच। तो कुछ जो पॉइंट दिए गए थे, आइए एक करके उनको अपन डिस्कस करते हैं, ऊपर से ही डिस्कस करते हैं। रिड्यूस डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव मीन्स, परंपरागत ऊर्जा मांग को कम करना और अन्य ऊर्जा स्रोत विकसित करना। अब बात आ चुकी कब, 1983। अब यहां पे क्या है, क्योंकि 1983 में कुछ रफ्तार यहां पर पकड़ ली साइंस टेक ने, और जितने भी आपकी इंडस्ट्री वगैरह हैं, तो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग है एनर्जी। सीधी सी बात है। अब जब एनर्जी मांग है, तो एनर्जी कहां से आएगी। अब इंडिया, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, यहां पर एक ही ज्यादा पॉपुलर एनर्जी है थर्मल पावर प्लांट, जिसको हम बोलते हैं कोयले से बिजली बनाना। यहां पर यही एनर्जी लंबे समय से चलती आ रही थी। तो यहां पे इसमें इस अप्रोच में बताया गया है कि जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जी है, उसकी डिमांड को क्या करना, इसकी डिमांड को कम करना और एनर्जी के नए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज तैयार करना। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से मतलब यहां पर यह है कि सपोज सोलर एनर्जी, विंड मिल, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सी वेव एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी हैं, इनका उपयोग करना, क्योंकि यहां पर एनर्जी की डिमांड धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, सेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट स्पेशली वुमेन्स एंड वीकर पर्संस या वीकर सेक्शंस, संतोषप्रद रोजगार कमजोर वर्ग और महिलाओं को। यहां पे आया सेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट। संतोषप्रद रोजगार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति विशेष उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। सपोज ऐसा ना हो कि किसी ने पीएचडी की है और अप्लाई कर रहा है किसी लोअर एग्जाम के लिए, या किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, पीजी कर लिया है उसने, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी के लिए वो तलाश कहीं ना कहीं भटक रहा है। इसके अलावा संतोषप्रद रोजगार में आता है कि जो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसकी प्रॉपर एजुकेशन थी, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसको नौकरी ना मिलना। तो इसमें बात की गई है सेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट, संतोषप्रद रोजगार। यहां पर दो पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं। एक जोड़ा गया है वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात अपने पिछले सेक्शन में हुई थी, पिछली पॉलिसीज में हुई थी। तो यहां पर फोर्स लगभग किया गया है वुमेन्स के लिए, और सेकंड फोर्स किया गया है वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन जो समाज के, सोसाइटी के जो कमजोर वर्ग हैं, जो वहां से आ रहे हैं, तो उनको भी क्या सेटिस्फैक्टरी एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको रोजगार मिले। ये भी बात मुद्दा रखा गया था सेकंड साइंस पॉलिसी में।
इसमें तीसरा मुद्दा निकल के आता है रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण। पुनः चक्र मतलब रिसाइकिल करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को या गुड्स को दोबारा से रिसाइकिल करके बना लेना। क्यों? क्योंकि 83 की बात है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ऊर्जा की जो मांग है ये लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इस मांग, जो लगातार मांग बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रिसाइकिल या पुनः चक्रण इसकी मांग को कम करता है, क्योंकि अपन रिसाइकिल करने में उतनी एनर्जी नहीं लगती है जितना किसी नए प्रोडक्ट को बनाने में उतनी एनर्जी इसमें लगती है। आगे इसमें अपन देखते हैं, इसमें पॉलिसी में एक पॉइंट और रखा गया है, मैक्सिमम डेवलपमेंट इन मिनिमम कैपिटल, मतलब न्यूनतम पूंजी से अधिकतम विकास करना। क्योंकि इस समय की 83 की बात है, जीडीपी इतनी ज्यादा भी नहीं थी, तो यहां पे एक मुद्दा रखा गया, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहां पे कम लागत में अधिकतम मुनाफा कैसे कमाया जाए, कुछ साइंटिफिक अप्रोच कैसे लगाई जाए। तो इस मुद्दे को भी इस पॉलिसी में ऐड किया गया था कि डेवलप्ड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी विच कैन एक्सपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी विकसित करना जिसका में क्या हो, निर्यात की संभावना हो। टेक्नोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहां पे compete कर सके। आपकी प्रौद्योगिकी ऐसी होनी चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो बाजार है या मार्केट है यहां पर ये फाइट कर सके, ये लड़ सके। सपोज आपने कोई मोबाइल बनाया, वो मोबाइल आज की जनरेशन से कई पीछे की जनरेशन का है, तो सीधी सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइप के मोबाइल की कोई डिमांड नहीं होगी। तो यहां पर यही बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को विकसित करना जिसमें निर्यात की संभावना हो। सपोज आज के जमाने में 5G आ गए हैं यहां पर, और ज्यादा भी आ चुके हैं। अब इस जमाने में अपन 3G मोबाइल यदि बनाए, तो अब आप बोलो कि मान लो 3G मोबाइल है, इसकी निर्यात की संभावना, इसको एक्सपोर्ट कैसे करें अपन, इसको कौन लेगा, क्योंकि मोबाइल कैसा है, ये 3G मोबाइल है आपका। तो सीधी सी बात है, आपको टेक्नोलॉजी कैसी डेवलप करनी है, इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, जहां पर क्या हो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकें, उसको आप बेच सकें। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी जब इस लेवल की होगी जिसको आपको बेचोगे, तो कहीं ना कहीं वहां से अर्निंग होगी, कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी ग्रोथ करेगी। ये बिंदु भी इस पॉलिसी में ध्यान रखा गया कि टेक्नोलॉजी कैसी हो आपकी, ये इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट कर सके। आगे देखते हैं, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। इंडिजिनस, यहां पर यह जोड़ दिया गया है कि स्वदेशी तकनीकी का विकास, आपकी जो लोकल की तकनीकी है इसको आपको विकसित करना पड़ेगा। विकसित करना सबसे बड़ा उसमें रीजन यही है, आत्मनिर्भर। क्योंकि जब आपकी टेक्नोलॉजी खुद की अपनी होगी तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और जब दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आपका पैसा बचेगा। इसके अलावा 83 में आपकी खुद की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो यहां पे ये भी बात की गई है कि जो बाहर की टेक्नोलॉजी उसको आपको अडॉप्ट तो करना है, क्योंकि इस समय भाई 83 की अपन बात करें, खुद की हर फील्ड में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हर जगह आप बोले कि भाई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आप लगा दें। तो यहां बाहर की टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट भी करना है। इसके अलावा जो आपकी खुद की टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है, इसको लगातार क्या करना है, एनहांसमेंट इसमें होना चाहिए, इसमें डेवलपमेंट लगातार होना चाहिए, और वर्ल्ड क्लास या इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी ये बननी चाहिए ताकि ये एक्सपोर्ट भी हो सके और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे फायदा मिल सके। तो ये थी आपकी सेकंड साइंस पॉलिसी 1983।